हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम कर रहे थे यूपी पीसीएस जे प्री जो 2022 में हुआ था उसके एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे। हमने 25 कर लिए थे, आगे के हम आज देखेंगे। चलो करते हैं सोल्व। क्वेश्चन है हमारा 26। ये कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन के डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। ऑप्शन है हमारे सेक्शन 26, सेक्शन 56, सेक्शन 55, सेक्शन 60, सेक्शन 59। ठीक, तो अगर हम 56 की बात करें तो ये होगा इसका राइट आंसर। 55 क्या कह रहा है? 55 में है अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, सेक्शन 6 में है, सेक्शन 60 में है जो कुर्की संपत्ति के कुर्की के संबंध में। ठीक, ये बात है सेक्शन 60 की। सेक्शन 59 कह रहा है इलनेस के आधार पर छूट, इलनेस के आधार पर गिरफ्तारी से प्रतिषेध। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, सेक्शन 56। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा विक्रय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? क्या पूछा है? आवश्यक तत्व नहीं है विक्रय। तो क्रेता और विक्रेता दोनों जरूरी हैं। स्वामित्व अंतर्निहितकर्ता ये भी दोनों जरूरी है। बी कह रहा है बिना प्रतिफल, तो बिना प्रतिफल के तो जब करार नहीं होगा तो फिर विक्रय भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिफल जरूरी है। नेक्स्ट है 28, अंतरराष्ट्रीय संगठन शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कारण है क्योंकि राष्ट्रों के एक दूसरे से टकराव एवं मतभेद होते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है ए असत्य किंतु आर सत्य है। सी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन शांति और स्थापित करने के लिए भूमिका निभाता है, ये बात ठीक है। राष्ट्रों, क्योंकि राष्ट्रों के एक दूसरे से टकराव एक एवं मतभेद होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों बात सही है और स्पष्टीकरण भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन है हमारे ए है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ। 6 मंथ तक ही ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 51 के अर्थ के अंतर्गत ऑप्शन है अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है, अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है, अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो 51 की बात हो रही है इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलो देखते हैं। ए है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान का अनुच्छेद 38 अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत बताता है, ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संख्या में जजों की जो संख्या होती है 20 होती है, ये बात गलत है। कितनी होती है? 15 होती है। श्वेतवाद सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार करता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बैठने का स्थान पेरिस है, गलत है। कहाँ है? हैग में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में
ज्ञान को दर्शित करने वाले तथ्य आते हैं? ऑप्शन है सेक्शन 9, सेक्शन 13, सेक्शन 8, सेक्शन 49 में तो वही है जो शिनाख्त के बारे में, 13 में है रूढ़ि प्रथा के बारे में, 8 में है वो है परिणाम जो बताता है आचरण के बारे में। तो सेक्शन 14 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी तथ्य के प्रमाण को साबित करने के लिए कितने गवाहों की संख्या आवश्यक है? ऑप्शन है कम से कम 2, कम से कम 5, कोई निर्दिष्ट संख्या नहीं है, कम से कम 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 134, इसमें लिख रहा है कि गवाहों की कोई संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय, सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये है क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का। इसका है विश्लेषणात्मक अवधारणा, उपयोगितात्मक अवधारणा, अथार्थवाद अवधारणा, प्रत्यक्षवाद अवधारणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं हम यूटिलिटी थ्योरी। ये किसका है? ये है बेंथम की थ्योरी है, ये जो हम जूरिस्प्रूडेंस के एनालिटिकल स्कूल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित को दीवानी प्रक्रिया संहिता की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वादों का संस्थित किया जाना है 26 में, पूर्ण न्याय है सेक्शन 11 में, विधिक प्रतिनिधि को डिफाइन किया गया है सेक्शन 211 में, गिरफ्तारी और निरोध की बात हमने की थी सेक्शन 55 में। तो इस हिसाब से जो हमें सेक्शन वाइज करना है, पहले हमारा ये है थर्ड, ठीक, तो ये थर्ड है, तो थर्ड होगा, नेक्स्ट होगा सेकंड, नेक्स्ट फर्स्ट एंड फोर्थ, ये होगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हम बी बनाते हैं इसको, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है 5 वर्ष की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारणा होती है। कैसी उपधारणा होती है? ऑप्शन है निश्चयात्मक सबूत है, तथ्य की उपधारणा है, विधि की उपधारणा है, तथ्य तथा विधि की उपधारणा है। ये पढ़ते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 90A, ठीक, जिसमें ये वाली बात की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि सूची 1 को 2 से मिलाइए। ये है संपत्ति का परिदान, संपत्ति को लेना, संपत्ति को कहाँ लेते हैं? चोरी में लेते हैं, ठीक, तो ये हो गया संपत्ति को लेना। 3 हो गया संपत्ति का न्यस्त होना, न्यास भंग है। 1 हो गया निर्दोष तरीके से प्राप्त संपत्ति को संप्रवर्तित करके अपने में प्रयोग में लेना, ये है दुर्नियोग 2। और ये जो परिधान की बात होती है उद्दीपन में होती है, तो ये हो गया 4। तो क्या होगा? 1 का 4, 1 का 4 देख लेते हैं, ऊपर करते हैं इसको। 1 का हो गया 4 और B का 1 का 4, B का हो गया 3, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलो देखते हैं। सीपीसी का क्वेश्चन है ये। सेक्शन 11 में बात है पूर्ण निर्णय की, 26 में बात है वादों का संस्थित किया जाना, 33 बात करते हैं किसकी बात होती है 33 में, निर्णय और डिक्री की, और 35 बी होती है विलंब कारित करने के लिए खर्चा, सी। तो BADC का मतलब है कि ए का होगा बी, ए का बी एक जगह आ रहा है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है। ऑप्शन है हमारे महासभा, स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्य स्टाफ समिति, सुरक्षा परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि गवाह न्याय की आंख और कान होते हैं। ऑप्शन है बेंथम, फुलर, हॉलैंड, कैल्सन। तो ये बात कही थी बेंथम ने, ठीक, कि गवाह न्याय की आंख और कान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। ये इसमें भी हमें मिलान करना है। सीआरपीसी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आरोप की अंतर्वस्तु होती है सेक्शन 211 में, तो इसका हो गया 4। फिर है निर्णय होता है सेक्शन 353 में, ये हो गया 3। सहायक लोक अभियोजक सेक्शन 25। उसके बाद है कि हाई कोर्ट को निर्देश की जो पावर है वो है सेक्शन 395 मतलब 1 में। तो ये होगा हमारा 4321 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 कि ए एक 9 वर्ष की आयु का बालक है, वह शयास्य ब को मार देता है। ए को दोष सिद्ध किया जा सकता है। कारण है क्योंकि 12 वर्ष से कम आयु के बालक आपराधिक दायित्व से मुक्त है। देखो आपराधिक दायित्व से मुक्त है, ऐसा ये हम पढ़ते हैं 82 एंड 83, जहाँ पे डोली इनकैपेक्स है और डोली कैपेक्स है। जो 82 है इसमें बात है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे की, जहाँ पे वो पूरी तरह से मुक्त है, उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर 83 की बात करते हैं तो वहाँ पे परिपक्वता की बात है। अगर ऐसा है बच्चा कि जो समझ सके कार्य की प्रकृति और परिणाम को, तो वहाँ पे दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आ रहा है इंटेंशनली वो बी को मारता है, तो ये जानता है कि मैं जो कार्य करता हूँ उसका परिणाम क्या होगा, तो लायबिलिटी बनेगी। ये बात ठीक है। और ये जो मुक्त वाली बात है ये बात गलत है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन है मैग्नोटन का वाद, डीपीपी बनाम बियर्ड, आर बनाम डडले स्टीफन, आर बनाम लिपमैन। तो ये हम पढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 81, जिसमें हम ये वाला केस पढ़ते हैं और जो आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कि यदि कोई गवाह जो बोलने में असमर्थ है लिखित रूप में अपनी गवाही खुले न्यायालय में देता है तो साक्ष्य कैसा माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, प्राथमिक या दस्तावेजी। हम जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन पढ़ते हैं 119, इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है वो खुले न्यायालय में अपना लिखित रूप में कोई साक्ष्य देता है तो वो होगा मौखिक साक्ष्य। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वामित्व मुख्य रूप से एक अधिकार है। ऑप्शन है पीटी मुनिकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा, बी गंगाधर बनाम बीसी राजलिंगम,
सी है बिशंबर दयाल चंद्रमोहन बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 47। ये कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन, तो अभिकथन क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी राज्य के आवश्यक रूप से घरेलू मामलों में हस्तक्षेप हेतु संयुक्त राष्ट्र को अधिकृत नहीं करता है। ठीक बात, क्योंकि यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में उल्लिखित पूर्वोक्त उपायों के प्रयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। ऑप्शन है हमारे कि ए सत्य है, आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है स्वीकृति केवल प्रथम दृष्टीय सबूत है क्योंकि स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध के रूप में कार्य करती है। तो दोनों बात सही हैं, तो इसका आंसर ए ही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। पढ़ते हम सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ये है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में कितने दिन से अधिक नहीं होगा। हम पढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 73 एंड 74 से ये क्वेश्चन है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम की बात है। ठीक, इसमें पूछा है अधिकतम क्या होगा। तो 1 मंथ है, 21 डेज है, 7 डेज है, 14 डेज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकतम होगा 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये कह रहा है अगर बात करें हम कि लेखक को अपनी पुस्तक पर प्रतिलिपि अधिकार है, कैसा है ये, अमूर्त है, इनकॉर्पोरल है। जब हम पढ़ते हैं हमने पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा था कुछ राइट कब्जे के बारे में। फिर है मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है, ये कैसा है, ये है अवैध है। फिर है क्रेता दुकानदार से पुस्तक खरीदता है, विहित कब्जा है। और स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी है, मूर्त है। ठीक है ना, वो किसी को दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए का होगा ए, बी का बी, सी का 4, डी का 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 25 फर्स्ट वीडियो में देखे हमने, 25 फाइव्स किए हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।